Hello, Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. Welcome to my YouTube channel and हम हडसन को ही सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और आज हम जो उसका फर्स्ट चैप्टर है उसके लास्ट टॉपिक जो है द स्टडी ऑफ स्टाइल एज इंडेक्स ऑफ पर्सनालिटी या द पर्सनल इंटरेस्ट और स्टाइल पे बात करेंगे। एंड दिस वन इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 1। अगर आपको याद हो, हमने डिस्कस किया था एलिमेंट्स ऑफ लिटरेचर में कि देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ लिटरेचर। द फर्स्ट वन इज़ इंटेलेक्चुअल एंड देन इमोशनल एंड देन इमेजिनेशन एंड द फोर्थ वन वाज दैट ऑफ कंपोजिशन और स्टाइल। और ये स्टाइल जो है ये अदब और लिटरेचर का बहुत ही अहम और बुनियादी टॉपिक है। हालांकि इसके बारे में ये कहा जाता है कि दिस इज़ प्योरली अ टेक्निकल साइड ऑफ लिटरेचर, तो हम उसको ज़्यादा बहस में नहीं लाते ना। तो अकॉर्डिंग टू हडसन विच इज़ अ मिस्टेक, हम स्टार्ट करते हैं। इट इज़ जनरली कंसीडर्ड अ टेक्निकल टॉपिक। अब जो कंपोजिशन है, स्टाइल ऑफ राइटिंग है, ठीक है, ये एक टेक्निकल टॉपिक है और ये कह रहा है दैट इज़ अ मिस्टेक। एवरी जनरल रीडर मस्ट टेक इंटरेस्ट इन इट टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर। और इवन जितने भी हम और आप जैसे रीडर्स हैं उनको लाजमन जो है वो स्टाइल पे गौर करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा टू इंटर इनटू द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर इन प्रॉपर वे। मतलब स्टाइल बहुत बुनियादी है और उसको समझना भी बुनियादी है। समटाइम्स वी डू रिकग्नाइज अननोन पैसेज फ्रॉम राइटिंग। कभी कभी ये होता है कि हम कोई पैसेज पढ़ते हैं और उस वहाँ पे उसके जो पैसेज लिखा गया है उस पे राइटर का नाम मेंशन नहीं होता, ठीक है, लेकिन वन कैन जज इट्स राइटर और हमें अंदाज़ा लग जाता है कि ये इस राइटर की बात है, क्योंकि वो जो स्टाइल ऑफ राइटिंग है उससे हम उस राइटर को या लेखक को जान लेते हैं। दैट्स वाई स्टाइल इज़ फंडामेंटली ए पर्सनल क्वालिटी। इसलिए जो आपका स्टाइल होता है वो आपकी फंडामेंटल क्वालिटी कहलाएगा या द पर्सनल इंटरेस्ट और स्टाइल कहा उसको जाएगा, क्योंकि ये जो तरीका है लिखने का वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास ही है। एंड जैसे कि अगर हम कहें लिटरेचर को, तो लिटरेचर और जो एक दूसरी चीज़ें हैं जो किताबें हैं उसमें एक जो हमने पहले भी इस पे बात की थी, तो जो एक ओरिजिनल डिफरेंस होता है वो जो होता है स्टाइल ऑफ राइटिंग, लैंग्वेज का। इट इज़ द लैंग्वेज दैट एक्चुअली डिफरेंशिएट वेदर दिस इज़ बुक ऑफ लिटरेचर और सम अदर सब्जेक्ट। तो स्टाइल के बारे में हडसन पोप का एक आइडिया डिस्कस करता है। पोप कहता है कि स्टाइल एज अ ड्रेस ऑफ थाट्स, मतलब हमारी जो सोचें हैं और उन सोचों पे जो ड्रेस होती है, वो जो कपड़ों होती है, वो राइटर का अपना स्टाइल होता है। और हडसन कह रहा है कि ये जो ओपिनियन है अबाउट स्टाइल पोप का, ये गलत है। क्यों गलत है? इट इज़ नॉट समथिंग सेपरेट फ्राम द मैन। आपका जो स्टाइल ऑफ राइटिंग है, राइटर का जो स्टाइल ऑफ राइटिंग होता है उससे अलग नहीं होता। ड्रेस इज़ समथिंग आउटसाइड ऑफ यू, आप उसको पहनते हैं, राइट। स्टाइल इज़ नॉट लाइक समथिंग विच इज़ आउटसाइड ऑफ यू। कहीं से लेके आप जो है वो दरख्तों से यहाँ दूसरों से कापी पेस्ट करके आप लगा देते हैं, ये बात नहीं है। इट इज़ नॉट समथिंग सेपरेट फ्राम द मैन। कार्लाइल राइटली पुट इट सेइंग इट इज़ नॉट द कोट ऑफ अ राइटर बट हिज वेरी स्किन। तो कार्लाइल ने बहुत अच्छी बात की कि अगर आप बात करना चाहते हैं स्टाइल क्या है, स्टाइल इज़ नॉट अ कोट, मीन्स इट्स नॉट अ ड्रेस, इट इज़ एक्चुअली द स्किन ऑफ द राइटर। यानी कि वो जो चीज़ होती है, स्टाइल ऑफ राइटिंग जो होता है वो उसके अंदर मौजूद होता है और उसकी बुनियाद पे आप उसको पहचान सकते हैं। फिर वन कैन नॉट डिनाई देयर आर पीपल हु इमिटेट स्टाइल ऑफ अदर्स बट स्लोली दे डेवलप इट in their own. Okay, now this is very interesting. Some of the people जब हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो ज़ाहिर है nobody is born genius। आप अगर किसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें मास्टर होना चाहते हैं, तो एक कंटिन्यूस प्रैक्टिस होती है, मेहनत होती है और फिर उसके बाद वो चीज़ आप सीख जाते हैं। और हडसन कहता है कि दुनिया में जितने भी ग्रेट माइंड्स हैं या मास्टर्स हैं वो शुरू में जो है वो दूसरों से इन्फ्लुएंस हुए हैं, उन्होंने पहले दूसरों को कॉपी किया है। सो इट्स नॉट रॉन्ग टू कॉपी समबडी, टू कॉपी योर मास्टर, टू कॉपी समबडी हु नोज बेटर देन यू, it's not shame, but once you keep on doing it
डूइंग इट एंड डूइंग इट, वन डे आप अपने तरफ से जो है वो कुछ नया या कुछ डिफरेंट जो है वो पैदा कर लेंगे। तो जाहिर है शुरुआत में ऐसा ही होता है कि हम जो हमसे ज़्यादा बेहतर लोग होते हैं किसी फील्ड में, हम उनको ना सिर्फ कॉपी करते हैं, हम उनसे सीखते हैं और हम उनका असर लेते हैं अपनी पर्सनैलिटी पर। तो शुरुआती तौर पर इट्स नॉट रॉन्ग, लेकिन इफ़ इट रिमेन कंटिन्यू फॉर एवर देन इट्स प्रॉब्लमेटिक। ओके, लाइक इफ़ आई गिव एन एग्जांपल दैट इट वाज सोक्रेटिस, जिसने जो है वो प्लेटो को पढ़ाया। प्लेटो वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम हिम, लेकिन प्लेटो पर सुकरात के असर ज़रूर थे, लेकिन प्लेटो के पास वाज something of his own, something of his from his own personality, even his style of writing, his philosophy, though much that he learned from Socrates, but he was able to give to the world something of his own. Now same is the case with Aristotle. He was a student of Plato, and undoubtedly I guess for 27 years he studied in his academy. तो बहुत कुछ था जो उसने अपने मास्टर से कॉपी किया होगा, इमिटिएट किया होगा, बट सडनली अरिस्टोटल गेव समथिंग ऑफ हिज ओन which is said even was against his own master, the philosophy of Plato. तो this is how things happen. तो जब हम इस तरह स्टाइल की बात करते हैं तो when you are too young, when you are too raw, you do copy other great souls. आप उनके सोचों को कॉपी करते हैं, आप उनके बोलने के अंदाज़ को भी कॉपी कर लेते हैं, आप उनके लिखने के स्टाइल को भी कॉपी कर लेते हैं। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली व्हेन यू रीड, व्हेन यू रिसर्च एंड व्हेन यू कम टू नो अबाउट सो मैनी थिंग्स, देन कम्स योर ओन ओरिजिनलिटी। फिर यू ट्राई टू गिव समथिंग डिफरेंट, समथिंग ओरिजिनल, समथिंग ऑफ योर ओन। और उनमें से जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इज़ योर स्टाइल, right? You can have your own strong emotion, you can have your own strong an intellectual point, आपकी imagination बहुत शानदार हो जाएगी, right? But at the same time आपका जो style of writing है वो भी आपका अपना हो जाएगा और वो बहुत different हो जाएगा। So जितने भी अजीम लोग होते हैं तो शुरुआती लेवल पर if they are copying and pasting for the sake of learning, no problem, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको अपनी चाल, अपना ढंग आ जाता है। इसलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि पीपल हु इमिटेट स्टाइल ऑफ अदर्स बट स्लोली दे डेवलप इट इन देयर ओन, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर वो उसको अपना करते जाते हैं। एंड दैट्स द रीज़न वन ऑफ द ग्रेट राइटर्स सेड लिटरेचर इज़ द पर्सनल यूज़ और एक्सरसाइज ऑफ लैंग्वेज। अदब है ही यही कि आप अपना पर्सनल यूज़ करें लैंग्वेज का, अपने स्टाइल का, अपनी ज़बान का, यही लिटरेचर है। एंड डिफरेंट राइटर, एंड दिस इज़ वेरी रीज़न द डिफरेंट राइटर्स यूज़ दिस वेरी सेम लैंग्वेज in a different way. You can find lot of romantic writers in 18th century, though they belong to the same school of thought. Okay, you can find their thoughts in so many ways same, लेकिन जो उनमें डिफरेंट होता है वो स्टाइल ऑफ राइटिंग है। वर्ड्सवर्थ राइट पोइट्री इन हिज ओन स्टाइल, कीट्स बाय हिज ओन। शैली का अपना स्टाइल है, एक अपना तरीका है। अगर आपने कभी ऐसे पढ़े हैं तो आप देखेंगे कि बेकन का जो स्टाइल ऑफ राइटिंग है ऐसे लिखने का, इस बहुत मुख्तसर होता है, छोटे छोटे अल्फाज होते हैं। वो जो है आप बुक्स पर 1.5 पेज का लिख लेगा और यू विल सिट एंड रीड, और आप जब उस पर लिखेंगे तो वो जो बेकन ने 1.5 पेज का लिखा है आप वो 100 पेज में भी डिफाइन नहीं कर पाएंगे। यू विल कीप ऑन राइटिंग। सो दैट वाज द स्टाइल ऑफ बेकन, कि वो किस तरह कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को अपने आर्ट ऑफ राइटिंग से, स्टाइल से, लैंग्वेज के स्टाइल से इस तरह लिखता था कि वो बहुत बड़े आइडियाज़ और ख़तरनाक चीज़ें जो है वो उसमें बंद हो जाती थी। लिटरली अगर आप उसके एसेस पढ़ेंगे ये 2-3 पेजेस के, आप फ्रेंडशिप फाइन जस्ट 2-3 पेजेस, बट जब आप उसको एक्सप्लेन करने बैठेंगे तो यू विल टेक अ टाइम। सो दिस इज़ एक्चुअली द स्टाइल ना। लेकिन जब मोंटेन के ऐसे पढ़ें आप देखेंगे मोंटेन 14-15 पेजेस में लिखता है,
और वही बात बेकन 1.5 पेज में लिख लेगा। So every writer is in a style and that's why as a student of literature हमें उनको गौर से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। एंड और उसके बाद ही हम बहुत अच्छे तरीके से into the world of literature दाखिल होते हैं। अगर हम अपने एग्जाम्पल कोट करें, लाइक अल्लामा इकबाल हैज़ हिज ओन स्टाइल ऑफ राइटिंग, फैज़ अपने तरीके से शायरी करते हैं, गालिब का अपना स्टाइल है, राइट। एंड सी इफ इट इज़ शेख अयाज, इवन इन मुर्शिद लतीफ़, अब बहुत सारे लोग होते हैं वो बैत लिख देते हैं अपने तरफ से और लिख देते हैं नीचे से शाह लतीफ़, तो सब कहते हैं कि इस कॉपी एंड पेस्ट, लाइक वो जो स्टाइल है आप बहुत ओरिजिनल चीज़ होती है किसी राइटर की, इतना आसान नहीं होता है कॉपी करना, तो आपको पता लग जाता है। इन सेम वे बहुत सारी शायरियाँ हम और नीचे वो लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन लोग बता देते हैं कि ये गालिब की पोएम है या ये फैज़ की है या अल्लामा इकबाल की है। सो दिस इज़ एक्चुअली द स्टाइल इन लिटरेचर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि हम उसको समझें। नाउ अब हम बात करेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ मैन यूज़ द लैंग्वेज ऑफ देयर टाइम एज दे फाइंड इट। मैन ऑफ जीनियस सब्जेक्ट सच अ लैंग्वेज टू हिज ओन पर्पस and mold according to his peculiarities. This is very important. Majority of men use language of their times. उनके वक्त की जो ज़बान होती है वो जिस तरह होती है वो इस तरह इस्तेमाल करते हैं, आम लोग उसको इसी तरह से इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मैन ऑफ जीनियस सब्जेक्ट सच अ लैंग्वेज, लेकिन जो जीनियस लोग होते हैं वो उस लैंग्वेज को अपने पर्पज़ और मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और उसको मोल्ड करेंगे, उसमें अपना स्टाइल देंगे, कहने की मतलब समथिंग विच वुड बी वेरी डिफरेंट, विच अट्रैक्ट पीपल्स हार्ट्स एंड सोल। सो टू अप्रोच स्टाइल इन दिस वे इज टू फाइंड इन इट नॉट ओनली द लिविंग प्रोडक्ट ऑफ एन ऑथर्स पर्सनैलिटी बट आल्सो अ ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड ऑफ हिज इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल एंड आर्टिस्टिक ग्रोथ। तो जब इस तरह आप किसी राइटर को देखेंगे, उसके स्टाइल को देखेंगे, तो इसका मतलब ये है कि जो है वो हम जो है वो ऑथर की पर्सनालिटी को देखेंगे और वो किस तरह अपने आप को ट्रांसपेरेंट कर रहा है, उसकी इंटेलेक्चुअल लेवल कैसे बढ़ रही है, स्पिरिचुअल लेवल कैसे बढ़ रही है और आर्टिस्टिक वे में वो कितना बेहतर होता जा रहा है। केयरफुली एग्जामिन्ड इट विल टेल अस मच ऑफ हिज एजुकेशन, ऑफ द इन्फ्लुएंसेस which went to shape and mold his nature। और जब आप इस तरह किसी राइटर को, उसके स्टाइल को इस तरह पढ़ते हैं, तो फिर आप ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो राइटर किस तरह इन्फ्लुएंस हुआ, ठीक है, उसने किस तरह अपने नेचर को शेप किया और मोल्ड किया। एंड ऑफ द मास्टर्स एट हुज फीट ही सेट, और एज राइटर वो कौन से मास्टर्स थे जिनकी कंपनी में वो जाके बैठता था, उनसे सीखता था, ना सिर्फ उनकी जो है वो सबलाइम थाट्स को जानने की कोशिश करता था, उनके पाँव में बैठकर ज़िंदगी और दुनिया बहुत सारी चीज़ों की राज़ों को परखने की कोशिश करता था। वो ओके, इन्फ्लुएंस वेंट टू शेप एंड मोल्ड हिज नेचर ऑफ द मास्टर्स एट हुज फीट ही सेट एंड हु हेल्प्ड हिम फाइंड हिमसेल्फ। और वही मास्टर स्पिरिट्स होते हैं जो उस सीखने वाले को मदद करते हैं कि वो अपने आप को जान सके, ऑफ द बुक्स ही लिव्ड विथ। और हमें पता चलता है कि वो किस किस्म की किताबों के साथ रहता था, एंड ऑफ हिज इंटरकोर्स विद द मैन। सो ऑल दीज फैक्टर्स कंबाइंड, ये सारे फैक्टर्स जब हम कंबाइन करते हैं, कौन कौन से, कि वो कैसे अजीम लोगों के साथ बैठता था, कौन सी किताबें इसने पढ़ी, कौन सी चीज़ों ने या कौन से लोगों ने इसको मदद की वो ज़िंदगी के राज डिस्कवर करे, उसकी एजुकेशन कहाँ थी, किस किस चीज़ से वो इन्फ्लुएंस हुआ, उसके बाद जाके उसका अपना एक स्टाइल बनता है लिखने का, बोलने का, पढ़ने का। एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आई जस्ट रिमेंबर द वर्ड्स ऑफ ओशो, समवेयर ही सेड दैट कि इंसान जब पैदा होता है तो उसके ये जो दो हाथ हैं जब बच्चे होते हैं ये बंद होते हैं बहुत। तो बायोलॉजिकली इसकी डेफिनेशन
अलग होगी, आपको डॉक्टर बताएंगे शायद कि बच्चे में उस वक्त इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो अपना हाथ, ये दोनों हाथ खोल सके। मेटाफरिकली इसका मतलब होता है कि ओशो बताता है कि जब हम छोटे बच्चे होते हैं, जब हम इस दुनिया में आते हैं और हमारे हाथ क्लोज़ होते हैं, तो मेटाफरिकली वी एक्चुअली जब इस दुनिया में आते हैं तो हमारे पास कुछ अपना होता है, मुख्तलिफ होता है, डिफरेंट होता है, और वो पूरी ज़िंदगी, वो जो हम फितरत से इस दुनिया में आते हैं, तो वो कौन सा राज, वो कौन सा मकसद लेके आते हैं, उसको जानना चाहिए। तो ये जो हाथ बंद करके होते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, तो सब बच्चों के पास कोई ना कोई क्वालिटी, कोई ना कोई अच्छी चीज़ मौजूद होती है, एंड हाउ ही मोल्ड दैट इज़ अप टू हिम। और अगर हम इस तरह बात करें, जब आप अदब में आते हैं तो अदब में लिटरेचर इस तरह इम्पॉर्टेंट बन जाता है और वो आपको इस तरह हेल्प करेगा। स्टाइल इज़ वन ऑफ दैट, द सीक्रेट ऑफ योर पर्सनालिटी। सो होपफुली ये दिस वाज द फाइनल चैप्टर। अब हम चैप्टर 2 के तरफ जाएंगे और उसके टॉपिक्स पढ़ेंगे। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड क्वेरी, यू मस्ट राइट द कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।